तो एक बहुत लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। झारखंड में आदिवासी अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ये एक ऐसा फैसला है जो जमीनी स्तर पर शासन की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। तो आखिर क्या है ये फैसला और क्यों ये इतना जरूरी है? चलिए आज इसी को समझते। तो हुआ ये है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने उन पेसा नियमों को हरी झंडी दे दी है जो सालों से अटके हुए थे। अब ये सुनने में शायद कोई मामूली सरकारी आदेश लगे, लेकिन यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा कदम है जो राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में गवर्नेंस का यानी शासन का पूरा तरीका बदल देने की ताकत रखता है। और जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये राज्य की जनता को समर्पित एक बहुत बड़ा कदम है। इसे तैयार करने में कई दौर की चर्चाएं हुई हैं, बहुत विचार विमर्श हुआ है और उसके बाद ये नियमावली सामने आई है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये पेशा है क्या जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं? क्यों ये कानून इतना जबरदस्त और इतना जरूरी माना जाता है? आइए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में जानते हैं। पेशा, इसका पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। इसका मकसद था कि पंचायत के अधिकार देश के आदिवासी इलाकों तक भी पहुंचे, लेकिन एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ। अब वो बदलाव क्या था? चलिए देखते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, सरकारें राजधानियों में बैठकर फैसले लेती हैं, कानून बनाती हैं और वो ऊपर से नीचे गांवों तक पहुंचते हैं। पेसा इस पूरी कहानी को कह सकते हैं पलट देता है। ये बॉटम अप गवर्नेंस की बात करता है, मतलब असली शक्ति गांव की अपनी सभा यानी ग्राम सभा के हाथ में होती है। फैसले जमीन से शुरू होते हैं और फिर ऊपर तक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात को समझा कि आदिवासी समुदायों के पास शासन करने के अपने सदियों पुराने बहुत मजबूत तरीके हैं। पेसा उन्हीं पारंपरिक तरीकों को कानूनी मान्यता देता है। ये पक्का करता है कि जल, जंगल और जमीन पर पहला हक उन्हीं लोगों का हो जो सदियों से वहां रहते आए हैं। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि पैसा कोई आसमान से टपका हुआ नया आइडिया नहीं है। ये विचार तो हजारों सालों से आदिवासी समुदायों की परंपराओं में जिंदा रहा है। मिसाल के तौर पर मुंडा समुदाय में पढ़ा व्यवस्था होती थी। ये एक तरह से गांव की अपनी संसद जैसी थी, जहां सारे लोग मिलकर अपने मसले सुलझाते थे, अपने नियम खुद बनाते थे। ठीक ऐसा ही हमें गोंड समुदाय में देखने को मिलता है, जहां ग्राम परिषद की परंपरा थी। ये गांव के सामूहिक विवेक का प्रतीक थी, एक ऐसी जगह जहां हर एक की आवाज सुनी जाती थी और फैसले लिए जाते थे। और संथाल समुदाय में भी मांझी परगना जैसी सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन की एक बहुत ही विकसित व्यवस्था मौजूद थी। ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि खुद अपना शासन चलाने का विचार आदिवासी संस्कृति की जड़ों में कितना गहरा है। तो इन सभी पुरानी व्यवस्थाओं में ना कुछ बातें एकदम कॉमन थी, जैसे जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की संपत्ति मानी जाती थी। फैसले बंद कमरों में नहीं, सबके सामने खुली सभाओं में होते थे और बाहरी दखलंदाजी, चाहे वो राजा की हो या किसी और की, न के बराबर थी। पेसा कानून इन्हीं सदियों पुराने सिद्धांतों को आज के लीगल सिस्टम में जगह देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी थ्योरी की बात, सिद्धांत की बात। लेकिन असल में जमीन पर क्या ये कानून वाकई काम करता है? चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या असर हुआ है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि क्या ये कानून सिर्फ अच्छी अच्छी बातों वाली एक किताब है या इसने सच में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव किया है? आइए कुछ दूसरे राज्यों के अनुभव से इसे समझते हैं। चलिए पहली कहानी देखते हैं ओडिशा और महाराष्ट्र की, जहां ग्राम सभाओं ने पेसा से मिली ताकत का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई पर लगाम लगाई। वहां की ग्राम सभाओं ने मिलकर ये फैसला किया कि उनके गांव में शराब की बिक्री नहीं होगी और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। और इसका नतीजा कमाल का था। घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई, परिवारों की आर्थिक हालत सुधरी और सबसे जरूरी बात, गांवों के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका दोनों मजबूत हुई। अच्छा, अब एक दूसरी कहानी पर चलते हैं जो आर्थिक बदलाव की है। ये कहानी है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की। देखिए,
सालों से होता ये था कि आदिवासी समुदाय जंगल से तेंदुपत्ता और महुआ जैसी चीजें इकट्ठा करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का सारा फायदा बिचौलिए उठा ले जाते थे। पेसा ने आकर ग्राम सभाओं को ये हक दिया कि वो इन उत्पादों की बिक्री का मैनेजमेंट खुद करें। नतीजे ये हुआ कि बिचौलिए सिस्टम से बाहर हो गए और पैसा सीधे गांव के लोगों की जेब में पहुंचने लगा। और अब पैसा की असली ताकत का शायद सबसे बड़ा सबूत, एक ऐसी कहानी जहां इस कानून ने लोगों की जमीन और उनकी पूरी आजीविका को बचाया। ओडिशा में जब बड़ी बड़ी कंपनियां खनन के लिए आईं, तो एक तरफ थीं ये कंपनियां और दूसरी तरफ थे गांव के लोग। लेकिन पेसा कानून की वजह से उन ग्राम सभाओं ने कानूनी तौर पर उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उन्होंने अपने जंगल, अपने पहाड़, अपने पानी के स्रोत सब बचा लिए। ये इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है, एक छोटे से गांव को भी नहीं कहने का कानूनी अधिकार दिला। तो इन मिसालों से ये तो साफ है कि पैसा में जबरदस्त ताकत है। अब लौटते हैं झारखंड पर। यहाँ अब आगे की राह कैसी होने वाली है, क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके हैं? झारखंड सरकार पर यह फैसला लेने का दबाव भी बहुत था। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया था कि जब तक पेसा के नियम नहीं बन जाते तब तक राज्य में छोटे खनिजों की नीलामी नहीं होगी। संदेश बिल्कुल साफ था, पहले नियम फिर बाकी काम। और सरकार का इरादा भी सिर्फ नियम बनाना नहीं लगता। जैसा कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, कोशिश एक ऐसा मॉडल बनाने की है जिसकी मिसाल पूरा देश दे। इसे झारखंड के एक बहुत बड़े नेता शिबू सोरेन के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो नियम बन गए हैं, लेकिन सबसे अहम बात और असली चुनौती अब शुरू होती है। ये चुनौती है इम्प्लीमेंटेशन की, यानी इन नियमों को जमीन पर उतारने की, असली ताकत को सरकारी फाइलों से निकालकर गांव के लोगों के हाथों तक पहुंचाने की। तो सवाल आखिर में यही बचता है, झारखंड के पास अब नियम है, पर क्या ये कानून सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगा या सच में जमीन पर लोगों को वो ताकत देगा जिसका वादा ये करता है? इस सवाल का जवाब ही झारखंड का भविष्य तय करेगा।